नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ हत्या की रात नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। अगर आपने नहीं सुना तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हत्या की रात नॉवल का पार्ट 2। प्रतापचंद कुछ क्षण चुप रहा और फिर फट पड़ा। मंजुला को हमने महेश कुमार के कॉटेज में देखा था। उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर गोली चलने, शीशे टूटने और एक चीख की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। वो चीख शायद मंजुला की थी और गोली भी शायद उसी ने चलाई थी। वे आवाज़ें आपने भी सुनी। आप भी अपनी बेटी की सहायता के लिए महेश कुमार के कॉटेज पर जा पहुंची। वहां आपने वे सारे सूत्र हटा दिए जो मंजुला का संबंध हत्या के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन वहां मैं नहीं, मंजुला गई थी। और जो कुछ आप कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मंजुला बहुत पहले घर लौट आई थी। इस ढंग से आप पुलिस को बयान दीजिएगा पार्वती जी। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्थिति समझता हूँ। मैंने आपको महेश कुमार के कॉटेज में देखा था, प्रतापचंद सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। पार्वती ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर उसने अपना प्रश्न बदल दिया। पुलिस को महेश कुमार की हत्या का पता लग गया है? हाँ, मैंने ही पुलिस चौकी पर जाकर सूचना दी थी। आपने? जी हाँ, 2:30 बजे के करीब मैं स्थिति का पता लगाने के लिए महेश कुमार के कॉटेज में गया था। तभी मैंने वहाँ महेश कुमार की लाश देखी थी। एक कर्तव्यपरायण नागरिक की तरह मैंने हत्या की सूचना पुलिस को दे दी थी। और आपने? पार्वती ने डरते हुए पूछा। पुलिस को यह भी बता दिया था कि मैं और मंजुला वहाँ गई थी? नहीं, प्रतापचंद दृढ़ स्वर में बोला। मैंने इस विषय में पुलिस को कुछ नहीं बताया है। मंजुला वहाँ गई थी, ये बात तो पुलिस से छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि मंजुला का वहाँ जाना बहुत लोगों की जानकारी में था, जैसे कॉटेज के नौकर। लेकिन पार्वती जी, आपके वहाँ जाने के विषय में केवल हम जानते हैं, क्योंकि हमने आपको वहाँ देखा था। हमसे आपका क्या मतलब है? मैं और इंदिरा, मेरी पत्नी। और सच पूछिए तो पार्वती जी, इतनी सुबह मैं आपको यही बताने आया था कि आप हमारा पूरा भरोसा कर सकती हैं। हमने पुलिस को आपके विषय में नहीं बताया है। अगर आप भी अपनी जबान ना खोलें तो पुलिस तो क्या, किसी को भी हरगिज़ ये पता नहीं चल सकता कि आप वहाँ गई थी। मेरी बीवी बहुत बोलती है, उसे अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। लेकिन इस बार मैंने उसे बड़ी सख्ती से कह दिया है कि वो इस बात को ज़बान पर ना लाए। आप लोग भले लोग हैं, हमारे बड़े पुराने पड़ोसी हैं, हमें आपकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन प्रतापचंद जी, मंजुला के बारे में आपको भारी गलतफहमी हो रही है। वो 12 बजे से पहले घर आ गई थी, जबकि आपके अपने कथानुसार हत्या 2-2:30 बजे के करीब हुई थी। मुझे विश्वास दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। मैं तो आप जो कहेंगी मान लूँगा। लेकिन फिर भी आप मनी मन यही तो सोचते रहेंगे कि मंजुला ने महेश कुमार की हत्या की है। आप भी तो मनी मन यही सोचती हैं। प्रतापचंद ने यह वाक्य इतने अप्रत्याशित और सरल भाव से कहा कि पार्वती का प्रतिवाद करने का या उससे आंख मिलाने का हौसला नहीं हुआ। प्रतापचंद उठ खड़ा हुआ। पुलिस आज किसी समय आपके कॉटेज में तफ्तीश के लिए ज़रूर आएगी, क्योंकि उन्हें यह मालूम होने में देर नहीं लगेगी कि पिछली रात मंजुला महेश कुमार के कॉटेज में मेहमान थी। आप पुलिस को यही बताइएगा कि मंजुला 12 बजे से पहले वापस आ गई थी, और आप अपने कॉटेज पर जाने का जिक्र ही मत कीजिएगा। पुलिस आप लोगों के बयान को भी झुठला नहीं सकेगी। और पुलिस से ये मत छुपाइएगा कि मैं आपके यहाँ आया था और मैंने ही आपको बताया था कि महेश कुमार की हत्या हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से पुलिस के सामने जितना कम झूठ बोला जाए उतना ही अच्छा है। पुलिस वाले कोई बेवकूफ़ तो होते नहीं। संभव है आपके किसी एक्शन से वे भाप जाए कि आपको हत्या की जानकारी पहले से ही है, और आप केवल चौंकने और हैरानी जाहिर करने का अभिनय कर रही हैं। फिर उन्हें यह बता देने में कि महेश कुमार की हत्या की सूचना मैंने आपको दी है कोई हर्ज भी तो नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इस छोटे से इलाके में ऐसे बात का एक आदमी का जिक्र करना स्वाभाविक ही है। मैं सुबह सैर करता हुआ इधर से गुजर रहा था, मुझे आप दिखाई दी और मैंने आपको बता दिया कि महेश कुमार की हत्या हो गई है। पार्वती चुप रही। अगर आपको किसी भी समय मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे बताने से हिचकिचाइएगा नहीं। पार्वती ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। प्रतापचंद द्वार के पास पहुंचकर क्षण भर के लिए रुका और फिर बोला, आपकी बेटी से नादानी हो गई है। उसने एक वक्ती जोश में आकर महेश कुमार की हत्या कर दी है। हालांकि उस गंदे आदमी को मरना ही चाहिए था। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी। आप उससे इस विषय में सवाल पूछ कर कुरेदने की कोशिश मत कीजिएगा। उसे सहायता की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है। हम लोगों को उसकी सहायता करनी ही चाहिए। और फिर प्रतापचंद कॉटेज से बाहर निकल आया। पार्वती चिंतापूर्ण भाव से
सिर हिलाती हुई वापस बेडरूम में आ गई। कौन था? मंजुला ने उत्सुकतापूर्ण स्वर में पूछा। प्रताप चंद। क्या कहता था? कुछ नहीं, कहता था महेश कुमार की हत्या हो गई है। उसे कैसे मालूम हुआ? उसे गोली चलने और शीशे टूटने की आवाज़ें सुनाई दी थी और फिर बाद में वो महेश कुमार के कॉटेज में गया भी था। कब? कोई 2-2:30 बजे के करीब। मम्मी, क्या उसने किसी को देखा भी था? पागल हो गई हो? पार्वती धीरे से हंसती हुई बोली। महेश कुमार के कॉटेज से उसका कॉटेज 100 गज दूर है। इतने फासले से क्या देख सकता था? मंजुला के चेहरे पर शांति के भाव छा गए। ठीक ही तो है मम्मी, वो बोली। इतने फासले से तो अगर वो किसी को देख भी ले तो वो उसे पहचान थोड़ी ही सकता है। सवाल ही नहीं पैदा होता, पार्वती बोली। मंजुला चुप हो गई। प्रेस के प्रतिनिधियों में से घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी था ब्लास्ट का विशेष प्रतिनिधि सुनील कुमार चक्रवर्ती। लेकिन उसे घटनास्थल पर और लोगों से पहले पहुंचने का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस चौकी का थानेदार बड़ा ही रूखा आदमी निकला। वो सुनील को अपनी मनमानी करने का अवसर देने के कतई मूड में नहीं था। महेश कुमार के कॉटेज में पहुंचना तो दूर, उसने सुनील को कॉटेज के रास्ते ही सड़क के किनारे खड़ी मंजुला की पंचर कार से भी आगे नहीं बढ़ने दिया। माई बाप, सुनील विनीत भाव से बोला। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। ज़रूर होंगे साहब, थानेदार लापरवाही से बोला। तो फिर मुझे कॉटेज तक जाने दो ना, मैं अखबार के लिए घटनास्थल के कुछ चित्र लेना चाहता हूँ। फिलहाल आप कॉटेज में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि, थानेदार बोला, ये एक छोटा सा बेहद सरल चित्त और शांतिप्रिय लोगों का इलाका है। पिछले 14 साल से मैं इस चौकी का इंचार्ज हूँ और इतने लंबे अरसे में यहाँ ये पहली कत्ल की वारदात हुई है। इस इलाके में तो साहब मामूली सी चोरी चकारी की घटना भी नहीं होती। मजदूर पेशा लोगों में या किसानों में कभी कोई झड़प हो जाती है तो वे लोग उसका खुद ही निपटारा कर लेते हैं। चौकी तक आने की भी तकलीफ नहीं करते वे। साल में कभी एक आध ऐसा केस हमारे पास आ जाता है तो वो भी चौकी में ही निपट जाता है। ऐसे इलाके के लिए एक शहर के रईस आदमी की हत्या कितनी बड़ी बात हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। कोई मामूली आदमी मरा होता तो कोई बात भी थी। इतने बड़े आदमी की हत्या की तफ्तीश करना हमारे बस की बात नहीं। मैंने तो शहर में पुलिस हेडक्वार्टर में सूचना भिजवा दी है। मुझे बताया गया है कि केस को संभालने के लिए शहर का कोई इंस्पेक्टर आ रहा है। उसके आने तक मैं नहीं चाहता कि कोई घटनास्थल के पास भी फट गए। इंस्पेक्टर के आ जाने के बाद चाहे आप लाश की तस्वीर खींचें, चाहे लाश को उठाकर घर ले जाएं, मेरी बला से। और थानेदार ने यूं अपने जबड़े कस लिए जैसे इस विषय में और कुछ कहना बाकी ना रहा हो। लेकिन थानेदार साहब, सुनील बोला, कत्ल तो मैंने सुना है रात को 2-2:30 बजे के करीब हुआ था। तब से लेकर अब तक आपने भी तो थोड़ी बहुत तहकीकात की होगी। जी हाँ, की है, थानेदार बेमन से बोला। तो आप ही इस विषय में कुछ बताइए। क्या बताऊं? थोड़ा केस का आइडिया दीजिए। आखिर आप भी पुलिस अफसर हैं, 2 आंखें रखते हैं, खोपड़ी में दिमाग रखते हैं। शहर से आने वाला इंस्पेक्टर कोई दूसरी दुनिया का प्राणी तो नहीं है जो आते ही करिश्मा कर दिखाएगा। आप भी तो किसी नतीजे पर पहुंचे होंगे। आपने भी तो इस केस के विषय में कोई धारणा बनाई होगी। थानेदार मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि अपनी प्रशंसा सुनना उसे भला लग रहा था। सुनील की पुड़िया काम कर रही थी। ये तो आपकी महानता है कि आप स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर रहे हैं कि हत्या के केस की तहकीकात करना आपके बस की बात नहीं है। सुनील फिर बोला, वरना जो कुछ इंस्पेक्टर कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, थानेदार नम्र स्वर में बोला, लेकिन हमें ऊपर से यही हुक्म मिला हुआ है कि हत्या के मामलों की सूचना हमें फौरन होमिसाइड डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। और फिर ये लोकल केस भी तो नहीं है। मरने वाला राजनगर के किसी बड़े धनी आदमी का लड़का है, इसलिए इस हत्या की तफ्तीश ज़्यादा जिम्मेदार अफसरों द्वारा ही होगी। आपको हत्या की सूचना किसने दी? सुनील बातचीत का सिलसिला चालू रखने की गरज से बोला। प्रताप चंद ने, थानेदार बोला और हाथ से एक और संकेत करता हुआ बोला, वो उस सामने वाले कॉटेज में रहता है। रात को उसने गोली चलने और शीशे टूटने की आवाज़ें सुनी थी। उन आवाज़ों से उसकी नींद खुल गई थी। आवाज़ें हथप्राण के कॉटेज से आई थी। थोड़ी देर बाद उसे एक औरत के चीखने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। उसने सोचा शायद कॉटेज में कोई चोर घुस आए थे। वो सहायता की भावना से वहां पहुंचा। महेश कुमार अपनी कुर्सी पर मरा पड़ा था। किसी ने उसके सीने में गोली मार दी थी। सारे कमरे में शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने फौरन चौकी में टेलीफोन कर दिया। हत्यारे का कुछ पता लगा? नहीं। कॉटेज में नौकर चाकर भी तो होंगे। हैं, लेकिन वे कॉटेज में नहीं रहते। वे कॉटेज में काम करने के लिए आते हैं और काम समाप्त करके चले जाते हैं। रात को ज़्यादा देर तक केवल राधा नाम की एक नौकरानी ठहरती है जो कॉटेज की सफाई भी करती थी और महेश कुमार के लिए भी खाना पकाती थी। उससे पता लगा है कि कल रात मंजुला नाम की एक लोकल लड़की डिनर पर आमंत्रित थी। डिनर सर्व कर चुकने के बाद राधा वापस अपने घर चली गई थी। उसे नहीं मालूम कि बाद में मंजुला किस समय गई थी। आप मंजुला से मिले?
हाँ, वो लगभग 11 बजे वापस चली गई थी। महेश कुमार के पास 8 MS का प्रोजेक्टर था जिस पर महेश कुमार उसे फिल्म दिखाने वाला था, इसलिए मंजुला खाने के बाद वहीं रुकी थी। राधा के चले जाने के बाद महेश कुमार मंजुला को फिल्म दिखाने के स्थान पर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भूल गया कि मंजुला कोई शहर की कॉलगर्ल मार्का ऐसी लड़की नहीं थी जो अपनी इज्जत हथेली पर रखकर घूमती रहती है। अपने इलाके की लड़की के चरित्र और बहादुरी की तारीफ करते हुए थानेदार का चेहरा दमक उठा था। मंजुला ने महेश कुमार के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जमाया और कॉटेज से बाहर निकल आई। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसकी गाड़ी बिगड़ गई, इसलिए अपने कॉटेज तक बेचारी को पैदल ही जाना पड़ा। अगर मंजुला 11 बजे के बाद ही वापस चली गई थी तो फिर वो औरत कौन थी जिसकी चीख प्रतापचंद ने सुनी थी? कोई भी हो, वो मंजुला नहीं थी। बाबू साहब, महेश कुमार एक बेहद गंदा और अय्याश आदमी था। मंजुला के हाथ से निकल जाने के बाद उसने शहर से कोई दूसरी छोकरी बुलवा ली होगी। ये पैसे वाले लोग इन मामलों में तो बड़े संपन्न होते हैं, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मंजुला 11 बजे के बाद अपने घर चली गई थी? संभव है वो 2:30 बजे गई हो। उसकी माँ पार्वती कहती है वो 11 बजे के करीब घर लौट आई थी। थानेदार सरल स्वर में बोला। और आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? हमारे यहाँ लोग उल्टे सीधे झूठ नहीं बोलते हैं साहब। थानेदार तनिक नाराज स्वर में बोला। जरूर नहीं बोलते होंगे, सुनील जल्दी से बोला। वो थानेदार को नाराज नहीं करना चाहता था। मेरे से गलती हुई, दरअसल मैं यहाँ के लोगों को अभी जानता नहीं हूँ ना। थानेदार चुप रहा। ये कार मंजुला की है? सुनील सड़क के किनारे खड़ी कार की ओर संकेत करता हुआ बोला। हाँ, आपने देखा है इसमें पंचर कैसे हो गया है? आप क्या मुझे बुद्धू समझते हैं जो इतनी सी बात भी नहीं देखूंगा? टायर में शीशा घुसा हुआ है। जरा मैं टायर पर एक नज़र डाल लूँ? सुनील याचनापूर्ण स्वर में बोला। देख लो, थानेदार रौब से बोला, लेकिन कार की तस्वीर खींचने की कोशिश मत करना। कैमरा आप रख लीजिए थानेदार साहब, सुनील बोला, और उसने सचमुच ही कैमरा गले से उतार कर थानेदार को थमा दिया। और गीली जमीन पर मेरे बूटों के निशान तुम्हें कार तक दिखाई दे रहे हैं ना? थानेदार बोला। हाँ, उन्हीं पर कदम रखते हुए चले जाओ, कोई नए निशान मत बनाना। ओके, सुनील जोश से बोला, और फिर थानेदार के बताए ढंग से कार के समीप जा पहुंचा। उसने बड़ी बारीकी से कार का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कार का पिछला टायर बैठा हुआ था। टायर में एक स्थान पर लंबा शीशे का टुकड़ा घुसा हुआ था। सुनील ने देखा वो टुकड़ा सादे कांच का नहीं, मुंह देखने वाले शीशे का था। उसने कार के भीतर दृष्टि डाली। कार के डैशबोर्ड में बने एक छोटे से कंपार्टमेंट का ढक्कन खुला हुआ था और वो बाहर की ओर लटक रहा था। सुनील कार के पास से हटकर वापस थानेदार की ओर चल दिया। उसी क्षण उसे दूर सड़क पर जीप आती हुई दिखाई दी। जीप के पीछे पीछे कार, स्कूटरों और मोटरसाइकिलों का काफिला चला आ रहा था। सुनील जल्दी से थानेदार के पास पहुंचा। उसने थानेदार के हाथ से अपना कैमरा झपट लिया और जल्दी से सड़क से हटकर जाती हुई एक पगडंडी की ओर बढ़ता हुआ बोला। अच्छा थानेदार साहब, मेहरबानी। जाती बार मैं आपकी एक शानदार तस्वीर खींचूंगा जो ब्लास्ट में केस के विवरण के साथ पहले पृष्ठ पर छपेगी। थानेदार ने उत्तर में क्या कहा सुनील ने सुनने का उपक्रम नहीं किया। शहर का इंस्पेक्टर और बाकी अखबारों के रिपोर्टर वहां पहुंचने ही वाले थे और सुनील उन लोगों की नज़र में नहीं पड़ना चाहता था। सुनील प्रतापचंद के कॉटेज में पहुंचा। उसने कॉटेज की घंटी बजा दी। द्वार इंदिरा ने खोला। नमस्ते जी, वो अपने चेहरे पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। मेरा नाम सुनील है, मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। कत्ल के बारे में प्रतापचंद जी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या बातें करना चाहते हैं आप? इंदिरा संदिग्ध स्वर से बोली। देखिए, आपके पति ने हत्या की सूचना पुलिस को दी थी, इसलिए इस मामले के वे भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मैं उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ उन्हें मालूम है वो पुलिस को बता चुके हैं। देवी जी, मुझे विश्वास है उन्हीं बातों को प्रेस के सामने फिर दोहराने में उन्हें कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। इंदिरा, कौन है? भीतर के किसी कमरे में से एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। उत्तर देने के स्थान पर इंदिरा द्वार से एक और हट गई और सुनील से बोली, आइए। सुनील भीतर घुस गया। इंदिरा उसे ड्राइंग रूम में ले आई जहां प्रतापचंद बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये ब्लास्ट के रिपोर्टर हैं, इंदिरा पति से बोली, आपसे बातें करना चाहते हैं। बैठिए। प्रतापचंद अखबार को एक और रखकर बोला, मेरा नाम सुनील है। सुनील बैठता हुआ बोला। इंदिरा दोनों से थोड़ी दूर हटकर कोने की एक कुर्सी पर बैठ गई। फरमाइए, प्रतापचंद बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपसे हत्या के बारे में 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सुनील बोला। पूछिए। आधी रात को आपकी नींद कैसे खुल गई? सुनील साहब, आपने देखा ही है कि ये एक बहुत थोड़ी सी आबादी वाला शांत इलाका है। रात के सन्नाटे में हल्की सी आवाज़ भी तोप के गोले की तरह सुनाई देती है। मैं बड़ी कच्ची नींद सोने का आदी हूँ। महेश कुमार के कॉटेज की खिड़की के शीशे टूटने और फिर गोली चलने जैसी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। बाद में मुझे एक औरत की चीख भी सुनाई दी थी। ये आवाज़ें आपने भी सुनी थी? सुनील इंदिरा की ओर घूमकर बोला। ये तो घोड़े बेचकर सोती है। इंदिरा के मुंह खोलने से पहले ही प्रतापचंद बोल पड़ा, इनके कान के पास नगाड़े बजाए जाए तो तब जागती हैं ये। इन्हें तो मैंने ही जगाया था।
इंदिरा के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव उभर आए। आप बाद में महेश कुमार के कॉटेज पर गए थे? जी हाँ। वहाँ क्या देखा आपने? महेश अपनी कुर्सी पर मरा पड़ा था। खिड़की की ओर उसकी पीठ थी। खिड़की का शीशा टूटा पड़ा था। सारा कमरा कांच के टुकड़ों से भरा पड़ा था। केवल खिड़की के शीशों से ही सारा कमरा भर गया था? नहीं साहब, शीशे की कई चीजें टूटी थी। दीवार पर लगी हुई तस्वीर जमीन पर आ गिरी थी। उसका कांच भी सारे कमरे में फैला हुआ था। फिर एक बड़ा सा मुंह देखने वाला शीशा भी टूटा पड़ा था। मेज पर एक शीशे का ग्लास भी गिरकर टूट गया था। आपने एक औरत की चीख की आवाज़ सुनी थी? जी हाँ। आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो आवाज़ किसी औरत की ही थी? जी हाँ। क्या वो औरत मंजुला हो सकती है? जी नहीं, मंजुला 11 बजे अपने कॉटेज में लौट आई थी, जबकि वो चीख मैंने 2 बजे के बाद सुनी थी। संभव है मंजुला एक बार घर लौटकर वापस महेश कुमार के कॉटेज पर गई हो। यह संभव नहीं है, प्रतापचंद जोर से सिर हिलाता हुआ बोला। मंजुला 11 बजे घर पहुंच गई थी और पार्वती इस बात की गवाह है कि 11 बजे के बाद वो कहीं नहीं गई। या फिर मंजुला के जाने के बाद वहां कोई दूसरी लड़की आई होगी। ये हो सकता है। सुनील बातचीत के दौरान में समय समय पर सरसरी निगाह इंदिरा पर डाल लेता था। उसके चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की उत्कंठा के भाव उभर रहे थे। लगता था जैसे वो अपने पति की बातों से सहमत ना हो, लेकिन विरोध करने से डरती हो। आपने वहां कोई ऐसी बात देखी जिससे ये जाहिर होता हो कि वहां कोई और लड़की मौजूद थी? प्रतापचंद कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन शायद मेज पर एक ग्लास पड़ा था जिसके किनारे पर लिपस्टिक के निशान थे। सुनील बोला। अच्छा, अब आप महेश कुमार के विषय में कुछ बताइए। क्या बताऊं साहब? उसका चरित्र कैसा था? हमें हथप्राण के बारे में बुरी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हमने देखा है उससे तो यही लगता है कि वो बड़ा चरित्रहीन आदमी था। शहर से बड़ी मॉडर्न लड़कियां उससे मिलने आया करती थी। आई तो पूरी पूरी रात यहीं ठहर जाती थी। दुर्भाग्य से हमारी खिड़की उसके कमरे की खिड़की के एकदम सामने पड़ती है। हमने बहुत तमाशे देखे हैं साहब। इतनी दूर से कुछ दिखाई तो देता नहीं, दूरबीन से दिखाई देता है। आप दूरबीन से उसके घर में झांकते रहते हैं? सुनील हैरानी से बोला। हमेशा नहीं, प्रतापचंद ने जल्दी से उत्तर दिया। हम तभी दूरबीन इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी प्रकार की गड़बड़ का अंदेशा होता है। जैसे एक बार हमें उसके कॉटेज में से एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इंदिरा को जगाया। हमने दूरबीन से देखा महेश कुमार एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न कर रहा था। इंदिरा कहती थी कि मैं या तो खुद जाकर दखल दूं या पुलिस को फ़ोन कर दूं, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? लड़की ने एक बार अपने आप को उसके बंधन से छुड़ाया और मेज से एक पीतल का फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा। महेश कुमार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और वो लड़की ठाठ से कॉटेज से बाहर निकल गई। ये कब की बात है? 2-3 महीने हो गए हैं। अच्छा, अब इससे एकदम उल्टी कहानी सुनिए। क्या एक बार ऐसी एक घटना एक अन्य लड़की के साथ हुई? वो लड़की भी पहले तो महेश कुमार के बंधन से छूटने के लिए तड़फड़ाती रही, फिर उसने अपना विरोध छोड़ दिया। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे हुए एक दूसरे का चुंबन ले रहे थे। मतलब ये कि लड़की का विरोध एकदम बनावटी था? जी हाँ, और महेश कुमार के पास तकरीबन ऐसी ही लड़कियां आती थी जो या तो विरोध करती ही नहीं थी, और अगर करती थी तो केवल 1-2 मिनट का, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। मैं तो घृणा करता हूँ ऐसी लड़कियों से। लड़कियां हो तो मंजुला जैसी। महेश कुमार ने जरा सी शरारत करने की कोशिश की और उसने एक थप्पड़ में उसके होश ठिकाने लगा दिए और उठकर घर चली आई। महेश कुमार यहाँ कब से रह रहा है? काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन शहर छोड़कर यहाँ कॉटेज लेने का इन्हें ख्याल कैसे आया? ये पैसे वाले लोग हैं साहब। जहाँ इन लोगों को और कमाई होने की गुंजाइश हो, वहाँ तो ये लोग सबसे पहले पहुँचते हैं। क्या मतलब? महेश कुमार यहाँ पर झील के किनारे एक शानदार होटल और बैटिंग क्लब बनवाने जा रहा था, लेकिन ये तो खेती बाड़ी के काम आने वाली ज़मीन है। किसान तैयार हो गए अपनी ज़मीन बेचने के लिए। प्रतापचंद चुप रहा। सुनील उत्तर की प्रतीक्षा में उसका मुंह देखने लगा। सुनील साहब, अंत में प्रतापचंद बोला, दरअसल झील के किनारे 500 एकड़ जमीन का मैं अकेला मालिक था। महेश कुमार के एक दलाल ने मुझे उल्लू बनाकर जमीन मुझसे झटक ली। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि ज़मीन होटल बनाने के लिए खरीदी जा रही है। मैंने 200 एकड़ ज़मीन तो फ़ौरन बेच दी और 200 एकड़ पर उसी कीमत पर महेश कुमार को ऑप्शन दे दी। ऑप्शन क्या? 1 साल तक मैं अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। वो इतने समय में जब चाहे पुरानी कीमत पर ही ज़मीन मुझसे खरीद सकता है। आपको तो बहुत घाटा हुआ होगा। घाटा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अधिक फ़ायदा हो सकता था। मैंने पहले ही ज़मीन चौगुनी कीमत पर बेची है। अगर होटल वाली बात मेरे कान में पड़ गई होती तो मैं पहली 200 एकड़ ज़मीन 20 गुना अधिक दामों पर बेचता और बाकी 200 एकड़ ज़मीन पर उसे ऑप्शन हरगिज़ नहीं देता। कोई और महत्वपूर्ण बात आपकी नज़र से गुजरी हो तो बताइए। जो कुछ मैं जानता हूँ मैंने आपको बता दिया है। और आप? सुनील इंदिरा से संबोधित हुआ। मुझे कुछ नहीं मालूम, इंदिरा गुस्से भरे स्वर में बोली, और फिर उसने एक भारी असंतुष्टिपूर्ण दृष्टि अपने पति पर डालकर दृष्टि झुका ली। क्या मैं आपसे फिर कभी मिल सकता हूँ?
सुनील ने उठते हुए पूछा। क्यों नहीं, जब मर्जी आइए। प्रताप चंद भी उठ खड़ा हुआ। इंदिरा बैठी रही। सुनील ने दोनों का अभिवादन किया और कॉटेज से बाहर आ गया। सुनील पार्वती के कॉटेज के समीप पहुंचा। कॉटेज के कंपाउंड में काफ़ी लोग मौजूद थे। भीड़ में कुछ पुलिस के आदमी थे, प्रेस रिपोर्टर थे, लेकिन अधिकतर स्थानीय लोग थे जो केवल उत्सुकतावश वहाँ इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग कंपाउंड में पड़ी केन की कुर्सियों पर बैठे हुए थे, बाकी लोग कुर्सियों को घेर कर खड़े थे। बैठे हुए लोगों में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल और पार्वती देवी भी थी। सुनील चुपचाप भीड़ में पीछे जा खड़ा हुआ। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पार्वती के चेहरे पर परेशानी टपक रही थी। पार्वती देवी जी, प्रभुदयाल अपनी व्यवसाय सुलभ रौब भरी आवाज से पूछ रहा था, आपकी बेटी आज अचानक इतनी सुबह शहर कैसे चली गई? इंस्पेक्टर साहब, पार्वती तिक्त स्वर में बोली, मंजुला अचानक शहर नहीं गई। आज उसे शहर जाना ही था। महेश कुमार मरता चाहे ना मरता, और दिन के 10 बजे आपकी कथित इतनी सुबह नहीं होती है। मंजुला शहर में कहाँ गई है? 14 महात्मा गांधी रोड पर। वहाँ उसका राजकुमार नाम का एक वकील मित्र रहता है। वो लौट कर कब आएगी? शाम को आ जाएगी। उसे इस प्रकार शहर नहीं जाना चाहिए था। आप अभी ये बात और कितनी बार कहेंगे इंस्पेक्टर साहब? पार्वती चिढ़कर बोली। आखिर उसे क्यों शहर नहीं जाना चाहिए था? लोकल थानेदार ने उस पर ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया था कि उसे इलाका छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये उसकी गलती थी, तो फिर उसे दोष दीजिए। सुनील ने देखा प्रभुदयाल के पीछे ही थानेदार खड़ा था। उसके चेहरे की रंगत बिगड़ी हुई थी। प्रभुदयाल ने एक कहर भरी दृष्टि थानेदार पर डाली और फिर पार्वती से बोला, मंजुला घर कितने बजे पहुंची थी? लगभग 11 बजे। घर लौटने के बाद वो फिर दोबारा महेश कुमार के कॉटेज पर गई थी। दोबारा? दोबारा क्यों जाती भला वो? पार्वती बोली। सवाल मैंने पूछा था। प्रभुदयाल रुक्ष स्वर में बोला। नहीं, दोबारा नहीं गई वो। आप महेश कुमार के कॉटेज पर गई थी? मैं भला काहे को जाती वहाँ? पार्वती देवी जी, प्रभुदयाल एकदम कठोर स्वर से बोला, जो बात मैं पूछता हूँ उसका सीधा सरल उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये पुलिस की तफ्तीश है, कोई तमाशा नहीं। बराए मेहरबानी मेरे सवाल के बदले में सवाल मत कीजिए। पार्वती चुप रही। आप महेश कुमार के कॉटेज पर गई थी? नहीं। और ना आपकी बेटी 11 बजे के बाद दोबारा वहाँ गई? हाँ। आप ये बात दावे के साथ कह सकती हैं? हाँ, मैं और मेरी बेटी एक ही बेडरूम में सोते हैं। मैं बड़ी कच्ची नींद सोने की आदी हूँ। अगर मंजुला दोबारा कॉटेज से बाहर गई होती तो मुझे ज़रूर पता रह जाता। महेश कुमार के कॉटेज में मंजुला की उससे झड़प हो गई थी? हाँ, महेश कुमार उससे ज़बरदस्ती करने लगा था और मंजुला ने उसे थप्पड़ मारा था। हाँ। क्या उस झड़प के दौरान मंजुला ने महेश कुमार को कोई शीशा फेंक कर मारा था? शीशा? जी हाँ, मुंह देखने वाला चांदी के फ्रेम का भारी शीशा। नहीं। या महेश कुमार ने मंजुला पर वो शीशा फेंका हो? नहीं, मंजुला तो महेश कुमार की नीयत समझते ही फौरन वहां से चली आई थी। शीशे का क्या किस्सा है इंस्पेक्टर साहब? क्रॉनिकल का रिपोर्टर ललित बोल पड़ा। प्रभुदयाल कुछ क्षण यूं चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि उसे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था या नहीं। अंत में वो बोला, महेश कुमार के कॉटेज में किसी ने किसी को एक चांदी के फ्रेम वाला भारी शीशा फेंक कर मारा था। वो भारी शीशा कमरे की खिड़की से जा टकराया था और खिड़की के कांच के और खुद शीशे के परखच्चे उड़ गए थे। कमरे के भीतर और बाहर राहदारी में भी कांच और शीशे के टुकड़े फैले हुए थे। सुनील के कान खड़े हो गए। शीशे वाली बात उसके लिए नई थी। उसे मंजुला की कार के पीछे टायर में घुसा शीशे का टुकड़ा याद आने लगा। प्रभुदयाल फिर पार्वती की ओर आकर्षित हुआ। आपको कैसे मालूम है महेश कुमार ने मंजुला से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? मैंने उससे पूछा था। क्यों? क्योंकि जब वो घर लौटी थी तो वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। पूछने पर उसने मुझे महेश कुमार की बदमाशी की सारी बात कह सुनाई थी। फिर मैंने मंजुला को सांत्वना दी, उसकी बहादुरी की तारीफ की और फिर हम लोग सो गए। लेकिन क्या? रात को लगभग 2:15 बजे मेरी नींद खुल गई थी। मैंने महेश कुमार के कॉटेज की ओर से आती हुई चीख सुनी थी। किसकी? मुझे नहीं मालूम। स्वर किसी औरत का था। फिर आपने क्या किया? मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। बाहर मुझे कोई विशेष बात दिखाई नहीं दी, केवल महेश कुमार के कॉटेज में रोशनी दिखाई दी। मैं कुछ क्षण प्रतीक्षा करती रही, लेकिन जब फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और न ही मुझको कोई इंसान दिखाई दिया तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गई। उस समय मंजुला कहाँ थी? वो अपने बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। चीख की आवाज़ सुनकर वो नहीं जागी? नहीं, मंजुला बहुत गहरी नींद सोती है। देखिए पार्वती देवी जी, प्रभुदयाल एकाएक बड़े निर्णायक स्वर में बोला, मैं आप लोगों को आपकी स्थिति के विषय में धोखे में नहीं रखना चाहता। आपके बयान की बहुत सी बातें तथ्यों से मेल नहीं खाती। मैं उसी क्षण भीड़ में हलचल सी पैदा हो गई। फिर एक सिपाही प्रभुदयाल के सामने प्रकट हुआ। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था और बेहद उत्तेजित था। उसके हाथ में एक पेंसिल थी जिसका दूसरा सिरा एक रिवॉल्वर की नाल में घुसा हुआ था। वो पेंसिल की सहायता से रिवॉल्वर को संभाले हुए था ताकि उस पर अगर किसी प्रकार की उंगलियों के निशान हो तो नष्ट न होने पाए।
रिवॉल्वर पर दृष्टि पड़ते ही प्रभुदयाल एकदम उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन सुनील की दृष्टि पार्वती के चेहरे पर टिकी हुई थी। पार्वती के चेहरे पर एकाएक न जाने क्यों हवाइयाँ उड़ने लगी थी। कहाँ मिली ये? प्रभुदयाल तेरु स्वर में बोला। इंस्पेक्टर साहब, सिपाही हड़बड़ाए स्वर से बोला, ये मंजुला की कार से थोड़ी दूर झाड़ियों में पड़ी थी। लगता है जैसे इसे किसी ने कार के पास झाड़ियों में फेंक दिया हो। उसी क्षण 10-12 कैमरों की क्लिक क्लिक से वातावरण गूंज उठा। प्रभुदयाल जल्दी से बोला, चलो यहाँ से, मुझे वो जगह दिखाओ। प्रभुदयाल, स्थानीय थानेदार तथा 2 और सिपाही उस सिपाही के पीछे हो लिए। कुछ रिपोर्टर तमाशाई भी उनके पीछे चल दिए। आप लोग अपना काम कीजिए, प्रभुदयाल घूमकर बोला, हमारे पीछे मत आइए। स्थानीय लोग रुक गए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक रिपोर्टर बोला, हम तो आ सकते हैं ना? नहीं, आप लोग भी नहीं, प्रभुदयाल ने कठोरता से उत्तर दिया। वहाँ कदमों के निशानों की तफ्तीश होनी है। आप लोग सब गड़बड़ कर देंगे। हम दूर खड़े रहेंगे, एक और रिपोर्टर बोल पड़ा। फिलहाल आप मुझे माफ़ कीजिए, प्रभुदयाल बोला। प्रभुदयाल अपने दलबल के साथ चला गया। लोग बिखरने लगे। 1-2 रिपोर्टर क्वेश्चन पार्वती से प्रश्न करते रहे। फिर लोग पार्वती को अकेला छोड़कर कंपाउंड से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, ये था हत्या की रात नॉवल का दूसरा पार्ट। कैसा लग रहा है आपको ये रोमांचक सस्पेंस से भरा हुआ नॉवल? अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।